हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज दिनांक 19/4/2021 कक्षा एसटीसी प्रथम वर्ष और विषय अपने रहेगा शिक्षा के उद्देश्य। इकाई 2 का अध्ययन कर रहे थे अपन। इकाई 2 और प्रकरण था अपने। आज प्रकरण है वैदिक संस्कृति, वैदिक परंपरा की विशेषता है। यानी हम इकाई 2 में वैदिक परंपरा व उपनिषद परंपरा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले जब ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी उस समय वैदिक परंपरा के बारे में बताया जा रहा था कि 600 ईसा पूर्व जो एक काल रहा, जो समय रहा, वो वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसमें वेदों की रचनाएं हुई थी। उस काल को हम ब्राह्मण काल भी कहते हैं, ऋग्वेद काल भी कहते हैं और भी अन्य नामों से जाना जाता है। और उस काल में वेदों की रचनाएं हुई थी। वेद कितने प्रकार के बताए मैंने कि वेद भी 4 प्रकार थे: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इन चारों वेदों की रचनाएं, उपनिषदों की रचनाएं, आरण्यक की रचनाएं, ये सभी वैदिक काल में मानी जाती थी। और उस समय ब्राह्मण काल भी कहा जाता था। ब्राह्मण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय उस परिस्थिति के अनुसार ब्राह्मणों की जो स्थिति थी वो समाज में एक सर्वोच्च थी, सम्मानपूर्ण थी। उनको शिक्षक के रूप में माना जाता था क्योंकि उनके पास में प्रखंड ज्ञान था। आज हम वैदिक परंपरा की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें कुछ बिंदु है, जैसे विविधताओं का प्रारूप। सबसे पहले विविधताओं का प्रारूप। हमारा देश विविधताओं का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे भिन्न लोग, भिन्न संस्कृति के, भिन्न सभ्यता के लोग रहते हैं। आप उत्तर भारत में जाओगे तो वहाँ की संस्कृति अलग मिलेगी, दक्षिण भारत में जाओगे तो वहाँ की संस्कृति अलग मिलेगी। अलग अलग देवताओं की उपासना भी करते हैं, लेकिन फिर भी अपना देश मतलब कि भावनाओं से एकता से बंधा हुआ है। हम हर व्यक्ति की किसी न किसी दूसरे व्यक्ति से भावनाओं से जुड़ाव है, संबंध है। यहाँ पे चाहे बोली चाली, वस्त्र तरीकों, रहन सहन के तरीकों से अलग पाई जाती हो, लेकिन फिर भी यहाँ की जो एकता है वो यूनिटी है, उसमें कहीं न कहीं समन्वय पाया जाता है। आपने देखा होगा कि शहर के लोग और ग्रामीण के लोगों के रहन सहन में भी अंतर पाया जाता है। दोनों के बीच में भी कई अंतर होता है, लेकिन फिर भी ये बोले कि भावनाओं से एकता में पाए जाते हैं। दूसरा है पुरुषार्थ चतुष्टय। दूसरा कौन सा है? पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ चतुर्थ यानी पुरुष के 4 अर्थ बताए, यानी 4 तरह के पुरुषार्थ बताए कि भारतीय समाज की जीवन प्रणाली पुरुष संबंधी धारणा से प्रभावित है। तो व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के तत्वों का एक संतुलित सामंजस्य है। यानी एक आपने देखा होगा कि आज भी अपना जो संस्कृति है वो पुरुष प्रधान है। सभ्यता जो मानी जाती है पहले से जो चली आ रही है वैदिक संस्कृति से पुरुष प्रधान मानी जाती है, क्योंकि पुरुष के नाम से ही लोगों की पहचान होती है। एक पिता को जब उसका नाम पूछा जाता है तो किसका बेटा है तो वो अपने पिता का नाम पहले बताता है। हो सकता है उसका पिता स्वर्गवास हो गया हो, लेकिन फिर भी वो बताएगा, स्वर्गीय नाम होगा कि वो अपने पिता का नाम
ही बताता है। और पुरुषार्थ पाने के लिए भारतीय समाज में 4 पुरुषार्थों को स्वीकार किया गया है। कौन कौन से 4 पुरुषार्थ? कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ बनाए गए। धर्म का पालन करो, अर्थ यानी पैसा कमाओ, काम करते रहो, जीवन में कार्य करते रहना है, और अंत में मोक्ष की प्राप्ति यानी पुरुष यानी पुरुषार्थ पुरुष का अर्थ जानने के लिए इन 4 कामों को करना जरूरी है। तीसरा है धर्म आधारित। धर्म आधारित जो वैदिक संस्कृति थी वो किस पर थी? धर्म आधारित थी। यहाँ पर धर्म को पूजा जाता है, धर्म से ही लोगों की व्यक्ति की मतलब है कि ज्यादा बल दिया जाता है। भारतीय समाज धर्म प्रधान है, सभी धर्मों में धर्म की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। इसलिए पूजा पाठ, यज्ञ, तप, साधना का आचरण करते हुए व्यक्ति के लिए ये अभिष्ट अंग माना गया है। व्यक्ति जब पूजा अर्चना करता है, पाठ या यज्ञ करता है, तो उसके जो मन में नकारात्मक जो विचारधाराएं होती है वो उससे क्या दूर होती जाती है। इसलिए वैदिक परंपरा में धर्म को एक प्रधान माना गया था। और इसके लिए महापुरुषों ने बताया है कि सगुण और निर्गुण उपासना के माध्यम से परमात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित हो सकता है। यानी इस भक्ति धारा से हम सगुण और निगुण उपासना से हम परमात्मा से मिलन कर सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं, यानी हम परलौकिक ज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में भारतीय समाज में धर्म का महत्व इसलिए भी है अधिक है क्योंकि हमारी संस्कृति की रक्षा करता है, क्योंकि सभी व्यक्तियों के मध्य कार्य करने की व्यवस्था, पुरुषार्थ एवं कर्म की आधार में वैदिक संस्कृति इतने लंबे समय तक चलती रही है। यानी धर्म कहीं न कहीं व्यक्ति को गलत काम करने के लिए रोकता है। धर्म एक सत्य की राह पर चलने के लिए बताता है, एक सही राह दिखाता है, सही काम करने के लिए प्रेरणा देता है। तो धर्म कहीं न कहीं एक सकारात्मक सोच को बदलने में कोशिश की। उसके बाद में है वर्ण व्यवस्था। समाज में पहले उस समय वैदिक संस्कृति में 4 वर्ण व्यवस्था चलती थी। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के विषय में वेद, उपनिषद, मनुस्मृति, गीता और रामायण आदि धर्म ग्रंथों में विस्तार से चर्चा की। वर्ण व्यवस्था को भारतीय सामाजिक जीवन का मूल्य माना गया है। वर्ण व्यवस्था द्वारा प्राचीन मनुष्यों ने व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक स्थितिगत को और ये 4 भागों में बांटा गया है। 4 सबसे पहले है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। ये 4 वर्ण व्यवस्था में बांटा गया था। उस समय इन वर्ण व्यवस्था की जो किस पे आधार थी? ये कर्म के आधार पर, किस पे? कर्म के आधार पर। लेकिन आज के वर्तमान युग में जन्म के आधार पर हो गई है। पहले जो व्यक्ति जैसा कर्म करता था उसको उसी वर्ण का माना जाता था। अगर उसके पास में वेद ज्ञान का पाठ करने का अगर उसको ज्ञान है और वो वेदों का पाठ कर सकता है, कंठस्थ कर सकता है, श्लोकों को याद कर सकता है, तो उसको ब्राह्मण वर्ण का माना जाता था। उसको समाज में एक शिक्षक के रूप में माना जाता था, वही सभी को ज्ञान देता था। और अपने देश की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, अपने समाज की रक्षा करने का अगर उसके अंदर स्वभाव है और आत्मबल है तो उसको क्षत्रिय वर्ण में माना जाता था। और सभी की जैसे काम धंधा करना, नौकरी करना और ये उत्पादन करना, उत्पादक का कार्य करना, वो सब इसमें होता है। जैसे किसान है, कंपनियों में जैसे उसमें छोटा मोटे जो घर में काम करते थे वो इसमें आता था। शूद्र का मतलब होता है इन तीनों की सेवा करना, इन तीनों वर्णों की सेवा करने का काम शूद्रों का होता था। ये उस समय कर्म के आधार पर था। लेकिन आज के समय में क्या हो गई? जन्म के आधार पर। जो ब्राह्मण के घर में जन्म लेता था वो ब्राह्मण ही कहलाता था, जो क्षत्रिय के घर में जन्म लेता है वो क्षत्रिय कहलाता है। आज वर्तमान समय ये हो गई। अब उसके बाद में 5वां है आश्रम व्यवस्था।
आश्रम व्यवस्था वैदिक संस्कृति में उस समय के जब मानव की आयु एक औसत आयु 100 साल की मानी गई थी। कितनी मानी गई थी? 100 साल। और वास्तव में उस समय व्यक्ति 100 वर्ष का जीता भी था। आज धीरे धीरे जिस तरह से हमारे वर्तमान युग में पॉल्यूशन और हर तरह की चीजें हुई है तो उसकी आयु घटती जा रही है, लेकिन उस समय एक व्यक्ति 10 वर्ष 100 वर्ष तो जीता ही था। उस 100 वर्ष को 4 भागों में बांटा था। 25 के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया था। पहला था अपने ब्रह्मचर्य। दूसरा था गृहस्थ। तीसरा था वानप्रस्थ। और चौथा था संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम 1 से लेकर 25 वर्ष तक। ये जब उपनयन संस्कार के बाद बालक को जंगलों में एक शिक्षकों के पास, गुरुओं के पास में उनको अध्ययन के लिए, पढ़ाई अध्ययन करने के लिए 25 वर्ष तक उसके पास भेज दिया करता था। जब वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद घर पे आता था, उसकी शादी होती थी। 26 से 50 साल की उम्र में वो अपने गृहस्थ जीवन जीता था, उसमें संतानोपति करता था, अपना परिवार का ध्यान रखता था। फिर 51 से लेकर 75 तक ये समाज सेवा करना, लोगों को जागरूक करना, लोगों को ज्ञान देना, अच्छी शिक्षाएं देना, ये इस वानप्रस्थ आश्रम में होता था। और लास्ट में 75 से 100 साल की उम्र में पूरा संन्यास लेना, भक्तिपूर्ण, यानी जंगलों में जाके संन्यास और सभी सांसारिक मोह माया से उसका मन उठाना और भक्तिपूर्ण जीवन बिताना। ठीक है। उसके बाद में छठा है ऋणों की व्यवस्था। ऋणों की व्यवस्था। अब ये ऋणों की व्यवस्था क्या है? पहले क्या होता था, कुछ न कुछ व्यक्तियों के ऊपर समस्या आती थी तो ये माना जाता था कि उसके ऊपर कोई ऋण बाकी होगा, कोई ना कोई कर्ज बाकी होगा, कोई ना कोई इसमें मतलब कि इसका कोई उधार होगा, इसलिए इसके ऊपर ऋण है और उस ऋण को चुकाना पड़ेगा। अब वो ऋण कौन से? भारतीय समाज में व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की सीमाओं को मुक्त होकर परोपकारी एवं सामाजिक बनने की दृष्टि से यह माना गया है कि व्यक्ति के जीवन के अनेक तत्वों की ऋणी होता था। और ये ऋण कितने प्रकार के होते थे? 5 प्रकार के। जैसे पहला है देव ऋण, जो देवों को खुश करने के लिए किया जाता था। दूसरा है ऋषि ऋण, जो ऋषियों को खुश करने के लिए किया जाता है, ऋषि ऋण। तीसरा है पितृ ऋण। चौथा है अतिथि ऋण, अतिथि ऋण। और 5वां है भूत ऋण, भूतों के लिए भी दिया जाता है, भूतों के लिए भी करना पड़ता है। ठीक है। अब उसके बाद में 7वां जो पॉइंट था वो होता है संयुक्त परिवार। उस समय सभी परिवार संयुक्त परिवार में रहता था। कैसे रहता था? संयुक्त परिवार में दादा नाना काका दादा सब एक ही परिवार में एक ही जगह खाना बना करके खाते थे, एक ही जगह। और इससे क्या होता था? एक दूसरे की फिक्र होती थी, एक दूसरे का सहयोग की भावना होती थी, एक दूसरे को समझने का एक अवसर मिलता था। लेकिन आज के टाइम में, आज के वर्तमान युग में सभी शादी के बाद में सब अपने एकल परिवार करने लगे, सब अलग अलग रहने लगे, जिससे क्या होती है कि यूनिटी, अपनी जो एक भारतीय संस्कृति सभ्यता बिखरने लग गई है। नहीं तो पहले एक समय में और एक ही जगह सब रहा करते थे। अब है आपका विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय, विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय। विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय। वर्तमान भारतीय समाज के रहन सहन, मैंने अभी बताया कि सभी अलग अलग प्रजाति के रहते हैं, अलग अलग लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी भावनाओं से एक है। यहाँ पे उत्तर भारत में अलग संस्कृति चलती है, दक्षिण भारत में अलग संस्कृति चलती है।
पूर्व में अलग संस्कृति है, पश्चिम में अलग संस्कृति है, लेकिन फिर भी हमारा राष्ट्र एक है। तो इस तरह से वैदिक परंपरा में ये विशेषता है। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो मेरे पर्सनल मोबाइल पे प्रश्न पूछ सकते हो आप। धन्यवाद। और अपने कमेंट्स बॉक्स में अवश्य अपना नाम और पिताजी का नाम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। धन्यवाद।